Today we have someone who has 3 decades of experience in investment management and asset management companies. He is also a member of Amphi board, also associated with Trust Group since 2014. Here we have with us the CEO of Trust Mutual Fund, Mr. Sandeep Bagla. Welcome Sandeep जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर. Thank you for having me here. Absolutely sir, it's a pleasure to have you. So Sandeep जी, as a CEO of Trust Mutual Fund AMC, क्या नए ट्रेंड्स देख रहे हैं आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और स्पेसिफिकली हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? अगर हम लास्ट 10-15 साल का ट्रेंड देखें तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है. लोग जैसे परसीव करते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सोचते हैं, आज पहले देखा जाए तो 10-15 साल पहले तक लोग सेविंग्स में बिलीव करते थे, आज इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस? सेविंग्स में आप चाहते हैं कि आपकी कैपिटल बनी रहे, आपका जो प्रिंसिपल है वो कम नहीं हो, चाहे आपको जो रिटर्न मिलता है वो थोड़ा कम हो चलेगा. लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में जब दिखता है कि भाई भारत में प्रगति हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, कंपनीज अच्छी कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस अच्छे हैं इक्विटी मार्केट्स के, अब वो लोग बढ़ के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. जैसा हमने देखा है हमारे SIPs में कितना इजाफा हुआ है, हर महीने 15 से 20 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो इतनी इजीली चेंज नहीं हो. पहले लोग इन्वेस्ट करते थे घर में, गोल्ड में, FDs में, बॉन्ड्स में. अब शिफ्ट हो गया है, अब लोग म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, कुछ लोग PMS AIF में भी डाल रहे हैं. अब रिस्की इन्वेस्टमेंट्स एक एसेट एलोकेशन का हिस्सा बन चुका है, जो एक बहुत बड़ा चेंज है और इससे इसके बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं. क्या आगे जाके आपको लगता है कि ये और बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स इक्विटीज दिखेगा लोगों का? देखिए, वेदर इक्विटीज़ की तरफ रुझाव बढ़ेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आ गई है, जैसा हम कह सकते हैं सोया हुआ शेर जाग गया है इंडिया में, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है. ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5-10 सालों में ये इसका जो रुख है और इसकी जो गति है ये और आगे बढ़ेगी. और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इंडिया की इकनॉमी बढ़ने वाली है और इन GDP टर्म्स ऑल्सो हम अगर देखें तो वी आर एक्टिव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना बाय 2027-28. तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेन है इसकी गति कम नहीं होगी, ये आगे ही बढ़ेगी. तो सर, जब भी आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, जैसे आपके CIO हो गए, आपके फंड मैनेजर्स हो गए, रिसर्च एनालिस्ट हो गए, तो क्या चीज़ें देखते हैं आप एक स्टॉक पिक करने से पहले? एज अ टीम आप क्या डिसाइड करते हैं? तो देखिए, हमारा जो स्टॉक पिकिंग का नज़रिया है ये थोड़ा सा हटके है. हम लोग बिलीव करते हैं कि भाई थोड़ा जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको हम कहते हैं कि टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो एक फोरकास्टेड पीरियड है, जो एक एनालिस्ट टिपिकली 5 साल का फोरकास्ट करता है. हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में हम ग्रोथ को सही एस्टिमेट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये इसको प्रेडिक्ट करना सही तरीके से हम टिपिकली अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कंपाउंडिंग के साथ, मार्केट अपॉर्चुनिटी के साथ एक कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है. उसको हम कहते हैं बियॉन्ड द फोरकास्टेड पीरियड को हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग. और उसके लिए जैसे हम यूज़ करते हैं कि हमें कैसे समझ में आए कि किस कंपनी की टर्मिनल वैल्यू बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है, तो हम 3-4 चीज़ें देखते हैं इसमें. एक तो हम देखते हैं कि मेगा ट्रेंड क्या है, जैसा हमने बात किया कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है, सेविंग्स आर नाउ टर्निंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स. इससे बैंक्स को फ़ायदा हो रहा है, जो लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जो म्यूचुअल फंड को सर्विस करती है, RTA ऑपरेशंस करती है, उनको फ़ायदा हो रहा है. म्यूचुअल फंड कंपनीज लिस्टेड हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लिस्टेड हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है. ब्रोकिंग कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है. तो ऐसा एक मेगा ट्रेंड है जो नेक्स्ट 15-20 सालों 30 सालों तक चलता रहेगा, ये रिवर्स नहीं होगा. ऐसा हो सकता है कि उस ट्रेंड में एक समय के प्रतिकूल एक स्टॉप आए, एक पॉज आए, लेकिन ट्रेंड तो चलता रहेगा. तो इससे जुड़ी हुई कंपनीज को हम देखते हैं और हम 3 चीज़ें देखते हैं कि मेगा ट्रेंड कैसा है इसका, तो उस कंपनी के अंदर पीछे टेलविंड्स हैं कि नहीं. दूसरा हम देखते हैं उसकी लीडरशिप कैसी है, लीडरशिप फ्लेक्सिबल है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और आर दे हंग्री फॉर ग्रोथ और नॉट, और प्रॉफिटेबली काम कर रहे हैं. अगर प्रॉफिटेबल है तो स्केलेबल है क्या, अगर स्केलेबल है तो ड्यूरेबल है क्या.
बिकॉज इंडिया तो ग्रोथ कंट्री है. इंडिया टुडे इज द लार्जेस्ट कंट्री विच इज़ ग्रोइंग एट सच अ रैपिड पेस. इतना ग्रोथ किसी और बड़ी कंट्री में नहीं है. तो कंपनियां तो ग्रोथ करेंगी, लेकिन वो ग्रोथ की ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने साल तक ग्रो करेगी, लॉन्जिविटी क्या है, तो हम वो भी देखते हैं. ये भी अच्छी बात है कि भाई मेगा ट्रेंड में कंपनी है और उसमें लीडरशिप भी अच्छी है. लेकिन तीसरा, वो लीडरशिप क्या कर रही है, कैसे एसेट्स बना रही है. क्या आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं या आप इंटेंजिबल्स क्रिएट कर रहे हैं. इंटेंजिबल्स क्या है, आपको मैं पूछता हूँ कि आपने किसी अमेरिकन कंपनी को पैसा दिया है आज? मोस्ट लाइकली आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन आपने दिया है. आप नेटफ्लिक्स को पैसा देते हैं, अमेजन को देते हैं, उबर को देते हैं. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके फिजिकल एसेट्स नहीं हैं. आज 80 to 90% यूएस कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो इंटेंजिबल से आता है. इंटेंजिबल्स क्या है? ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर सर्विस, जो आपका टेक्नोलॉजी है, जो आप कस्टमर्स को पढ़कर उनकी जो नीड्स हैं उसको आप कैसे सर्विस करते हैं, आपकी डिलीवरी कैसी है, आपकी स्केलेबिलिटी क्या है. ये सब जो एसेट्स हैं ये दिखते नहीं है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं. इसको आप, इसकी अगर आप इंश्योरेंस नहीं दे सकते, लेकिन ये फ्यूचर की ग्रोथ में ये ज़्यादा मायने रखते हैं. जहाँ पे आपका कस्टमर बेस बन गया और वो लॉयल कस्टमर्स और वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देने को तैयार है और वो बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, those are the intangibles that we are looking at. So we look at the combination of mega trends, leadership and intangibles. जहाँ ये कॉन्फ्लुएंस होता है वो कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है जिसका हमें अनुमान नहीं कर सकते. उसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग. जैसा कि मैंने कहा, हमारा अप्रोच थोड़ा सा हटके. तो जैसे सर इंटेंजिबल्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि यूएस में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का रेवेन्यू ये सब कंपनीज लाके दे रही है. इंडिया कहाँ पर है आज उस पोजीशन पे? हमें कितना टाइम लगेगा यूएस के पोजीशन पे पहुंचने के लिए 80 to 90% ऑफ रेवेन्यू इंटेंजिबल कंपनीज से आने के लिए? सी, मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ये एक विचार करके किया जाता है और वो जल्दी रिवर्स नहीं होता है, पीछे नहीं जाता है. दूसरा, हमारी डेमोग्राफी बहुत अच्छी है. तो हमारे जो लोग हैं उनका औसतन एज शायद 28, 29, 30 साल के आसपास होगा. नेक्स्ट 20-25 सालों तक हमारी जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उसमें इजाफा होगा, वो बढ़ेगी. बाकी कंट्रीज़ में एज प्रोफाइल ऐसा है कि उनकी वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जाएगी, तो इनके इनकम बढ़ेंगे. अगर इनकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे, कंजम्पशन भी बढ़ेगा. तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ पाथ है इंडिया के सामने, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स खुलेंगे, बहुत सारी कंपनीज आएंगी. अब हमारा काम यह है, मेरे फंड मैनेजर्स का, मेरे CIO का काम ये है, इन्वेस्टमेंट टीम का काम ये है कि देखना कि कौन सी कंपनीज लीडरशिप पोजीशन ले सकती है, पोटेंशियल कंपनीज हैं, कौन इंटेंजिबल्स क्रिएट कर सकती हैं. तो तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक वाजिब है कि शायद इंडिया में उस ट्रेन की कंपनियाँ अभी तक नहीं बनी हैं, लेकिन मेरा पूरा मानना है कि नेक्स्ट 10 सालों में हमें एक बहुत बड़ी कंपनीज देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी इंटेंजिबल्स क्रिएट किए हैं इन मेगा ट्रेंड्स और जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है. तो हो सकता है कि ऐसी कंपनीज भी हमें मिले और वही फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है. तो आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप फाइनली अपना पहला इक्विटी फंड लॉन्च कर रहे हैं, विच विल बी ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप फंड. तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपने फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी पहले क्यों चूज़ किया और कैसा फ्यूचर दिख रहा है आपको इक्विटी मार्केट का इंडिया में? सो ट्रस्ट है मेरा फ्लेक्सी कैप फंड, जो हमारी पहले स्कीम का नाम है. फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और जो फंड मैनेजर है उस पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप कितना लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप लेंगे. तो ये कैसा कह सकते हैं कि कैपिटल एग्नोस्टिक है. तो इससे फंड मैनेजर को पूरा मौका मिलता है कि वो समय के अनुकूल अपना पोर्टफोलियो चेंज कर सके. दूसरी बात यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी जो है वो आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इक्विटी कैटेगरी है. करीब 3.25 से 3.5 लाख करोड़ इस कैटेगरी में है. करीब 38 से 40 फंड ऑलरेडी इस कैटेगरी में है. इसलिए नए फ्लेक्सी कैप नहीं आ रहे. फ्लेक्सी कैप एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स का रुझान इसकी तरफ देखा गया है. इसलिए हमने सोचा कि पहला फंड हमारा फ्लेक्सी कैप फंड होगा. एंड इसके आगे का क्या प्लान लग रहा है आपको? देखिए, इन्वेस्टर्स को एक चॉइस मिलनी चाहिए कि वो लार्ज कैप में डाल सकें, स्मॉल कैप में डाल सकें, मिड कैप में डाल सकें. एक और बहुत पॉपुलर कैटेगरी है जिसमें टैक्स भी बचता है, वो है ELSS. एक कैटेगरी है
बैफ जिसे हम कहते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, जिसमें इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो ये 5-6 स्कीम्स तो हमें लगता है कि ये हमें 1.5 से 2 साल में लॉन्च करनी चाहिए, जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एडवाइजर्स को, एलोकेटर्स को और जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको एक पूरा बेसिक जो बास्केट है इक्विटी फंड्स का, वो उनको मिले। तो मेरी उम्मीद है कि हम 1.5-2 साल में ये 5 से 6 फंड लॉन्च करेंगे। तो बास्केट की बात करते हैं सर, यूजुअली एक हाउस होल्ड के अंदर क्या एसेट अलोकेशन होना चाहिए लोगों का, विद इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर कितना एसेट उनका डेट में होना चाहिए, कितना इक्विटी में होना चाहिए, कितना कमोडिटीज़ की तरफ थोड़ा वेंट होना चाहिए? तो देखिए, मैं एक औसतन हाउस होल्ड की बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये हो सकता है कि भाई सबके लिए लागू नहीं हो, लेकिन अगर एक औसतन हाउस होल्ड है इंडिया में और उनकी सैलरी बढ़ रही है और उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए कैपिटल का, और कैपिटल में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं, टाइम टू टाइम कैश फ्लो की ज़रूरतें होती हैं। तो मेरे ख्याल से 50 से 60% तो ऐसी एसेट्स में होना चाहिए जिससे रेगुलर इनकम आ रही है, तो उसको हम टिपिकली फिक्स्ड इनकम कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड में हो सकता है बैंक में हो, डिपॉजिट हो, इंश्योरेंस कंपनी में भी हो सकता है, कोई पेंशन फंड स्कीम में हो सकता है, डायरेक्ट बॉन्ड्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत सारे फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं जो इसमें आपको मदद कर सकते हैं रेगुलर इनकम जनरेट करने की। जब तक कि आपकी रेगुलर इनकम जो है वो इन्फ्लेशन से 2-2.5% ज़्यादा है, तो आपका परचेजिंग पावर कम नहीं हो रहा, तो आपका एक बड़ा हिस्सा आपकी फैमिली वेल्थ की प्रोटेक्टेड है, उसमें ग्रोथ भी आ रहा है, आप इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली बीट कर रहे हैं। 40% मेरे ख्याल से इक्विटी में होना चाहिए, जो ग्रोथ कैपिटल है, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट करेगी, जो कंपनियां जिनकी टर्मिनल वैल्यू बढ़ रही है उसमें उनसे उनका इजाफा होगा, ग्रोथ होगा, तो वो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन से और अच्छा रिटर्न करेगा, फिक्स इनकम से और अच्छा रिटर्न करेगा। अब बात आती है कि उस 40% को हमको कैसे डिवाइड करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है रिसेंट 1-2 साल में स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज के बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, तो कंपैरेटिवली लार्ज कैप की वैल्यूएशन थोड़ी कम हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल से 25% उस 40% का, तो 40 में से 25% लार्ज कैप में होना चाहिए, जिससे स्टेबिलिटी रहेगी और ग्रोथ भी रहेगा और वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। अब 15% करीब मिड कैप स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में जाए, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपका जो अनुकूल अग्रेड अपॉन एसेट एलोकेशन है, स्टेडी स्टेट एसेट एलोकेशन है, ये उससे हट के है। तो आप हर 6 महीने में आप उसका एक एग्जामिन कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, और उसका एसेट एलोकेशन आप रीबैलेंस कर दीजिए। अगर मेरे ख्याल से अगर ऐसा एसेट एलोकेशन होगा, तो ये ऑन वेदर एसेट एलोकेशन है, जब मार्केट गिरेगा तब इतना आपको तकलीफ नहीं होगी, और जब बढ़ेगा तो आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटी है कि आप अपसाइड में पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट जब गिरेगा तभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, हल्का सा अगर एक 5 से 10% आपको और अलोकेट करना है इक्विटी में, तो आप ले सकते हो एक्सपोजर। बिल्कुल, आपका इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाएगा, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम से इक्विटी। करेक्ट। तो सर, एज अ CEO ऑफ वन ऑफ द न्यूएस्ट AMCs, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में? देखिए, अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, चैलेंजेस कम हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से ये चैलेंजेस आएंगी कि एक तो आपकी ब्रांड कितनी मजबूत है, और वो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आप पे कितना भरोसा है, वो आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्टाइल से, आपके कमिटमेंट से, आपके रिटर्न जनरेशन से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी क्लैरिटी से, आपकी क्रेडिबिलिटी से वो स्टैब्लिश होगा, तो उसमें एक समय लगेगा। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो उसको रीच करना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एक बहुत अहम हिस्सा है। एमफी में करीब 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी हैं, और उनको रीच करना, उनको कन्विंस करना और उनके साथ जुड़ना और उनके इन्वेस्टर्स को एक्सेस करना, आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज ये है मेरे ख्याल से कि लोगों को हायर करना अपनी कंपनियों में। और आज क्या हो गया है कि
आज बहुत सारे नए एवेन्यूज़ भी आ गए हैं, PMS आ गए हैं, AIF आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री बड़ी हो रही है। तो अच्छे लोगों को अपने कंपनी में रखना और उनको एक ग्रोथ पाथ दिखाना कि भाई आपका भी ग्रोथ हमारी कंपनी के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, वो एक बहुत बड़ी अहम चीज़ बन गई है हमारे मार्केट्स। आज एक और चीज़ ये हो गई है कि वैसे मैंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत इन्वेस्टर्स निवेशक बहुत हैं, और उन्हें टच करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैंने देखा है कि जब मैं किसी इन्वेस्टर मीट में जाता हूँ तो कुछ लोग फ़ोन निकाल के वहीं से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आज जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था, पहले जो पद्धति थी कि हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी के पास लेके जाना पड़ेगा और चेक देना पड़ेगा, आई थिंक वो बहुत इम्प्रूव हो गया है आज। आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड मे बी विद द टच ऑफ फ्यू बटन्स एंड क्लिक्स आप अपना म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे भी मुझे को लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। थैंक यू संदीप जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऑल द वेरी बेस्ट आपके नए फंड के लॉन्च के लिए, ट्रस्ट MF फ्लेक्सी कैप फंड। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सुदीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.